12 दुश्मन हैं इजराइल के, फिलिस्तीन नहीं है दुश्मन। ईरान हमास को बताया दुश्मन। 12 दुश्मन हैं हमारे जो इस वक्त हमारे रडार पर। तो इजराइल के 12 दुश्मनों की बात हो रही है। ये 12 दुश्मन इजराइल के कौन कौन से हैं, इस पर गौर करिएगा। सबसे पहले नंबर आता है ईरान का, उसके बाद हमास, हिजबुल्लाह और देखिए हैती लड़ाके भी एक बड़ी चुनौती, बड़ा सिरदर्द। वही मिलिशिया ग्रुप अल कुद्स ब्रिगेड, ये बड़ा सिरदर्द है इजराइल के लिए। अल अक्सा ब्रिगेड भी एक बड़ी चुनौती है। PFLP लड़ाके भी इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं DFLP लड़ाके, बद्र ब्रिगेड, ये इजराइल के 12 दुश्मन बताए जा रहे हैं। कताइब हिजबुल्लाह, असैब अहल अल हक, ये सभी एक बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए और इन सब से भिड़ना है। अगर हमास और फिलिस्तीन से लड़ाई छिड़ी है इजराइल की, तो ये सब मिलकर के इजराइल के खिलाफ है। हमारे साथ स्टूडियो में शरदेंदु सर भी है। सर, जरा 60 सेकंड में समझाइए, अपने दुश्मनों की लिस्ट जारी करने के इजराइल के क्या मायने हैं और इन 12 दुश्मनों से निपटने के लिए क्या रणनीति है इजराइल की? देखिए, जो लिस्ट जारी की गई उसका मकसद एक ही है। जैसे हमास का खात्मा किया गया है, वैसे ही ये 12 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी खात्मा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में किया जाएगा। पहले हमास पे अगर कंट्रोल हो जाता है और ये सीज फायर होता है तो इजराइल यहाँ रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद उसके हिट लिस्ट में और उसमें ये बाकी आतंकवादी संगठन भी होंगे। मेरा मानना है कि इस समय हिजबुल्लाह पे नज़र रखने की ज़रूरत है। इस समय सीरिया और लेबनान पे नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, जो मेडिटेरियन सी में जिस तरीके से जंगी बेड़ों का जमावड़ा हुआ है और जिस तरीके से सीरिया की सरकार को रूस डायरेक्ट मदद पहुंचाता है और उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, कहीं न कहीं ये लिंक काम करेगा हिजबुल्लाह को मदद पहुंचाने में। लिहाजा हिजबुल्लाह को बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है। एक लिमिटेड स्ट्राइक के तहत अगर हिजबुल्लाह पे टाइम टू टाइम स्ट्राइक किया जाता है तो वो बेनिफिशियल होगा रादर देन फुल फ्लेजेड वॉर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जाने में। आज की डेट में इजराइल का मकसद है हमास को खत्म करना। उसको अगर वो पूरा अचीव कर लेता तो काफी हद तक उसके सिक्योरिटी बिल्कुल। और हमारे के साथ ही इन तमाम मिलिशिया ग्रुप्स को भी एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब होगा इजराइल। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह ने हमला बोला है। मैतुला में हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया और इसमें बाकायदा ये दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से कैसे अटैक किए जा रहे हैं और कैसे IDF को बनाया जा रहा है निशाना। भारत में इजरायली हथियार आते ही चीन की सांसें रुकी। इजराइल और भारत की जोड़ी अब पड़ेगी अपने दुश्मनों पर भारी। नॉर्थ गाजा में इजराइल ने उतार दी अपनी रोबोटिक आर्मी। अब इजराइल की मदद करने गए 1 लाख भारतीय। भारत के लिए तालिबान ने कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में जिस तरह से इजराइल एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर कई आतंकवादी संगठनों से एक साथ लड़ रहा है, यह क्षमता ही इजराइल की ताकत को दिखाती है। और इजराइल में आतंकवादी संगठनों से लड़ पूरी दुनिया को यह संदेश दे चुका है कि इजराइल कभी भी आतंकवादियों के सामने झुकेगा नहीं। और इस बात पर इजराइल का सच्चा दोस्त भारत भी उसके साथ खड़ा है। भारत से इजराइल की आलोचना करने के लिए मुस्लिम देशों द्वारा दबाव बनाया गया। तब भी भारत ने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर साफ कह दिया कि इजराइल पर हुआ हमला कोई आम हमला नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। ऐसे में हर कोई देश वही कदम उठाता जो इजराइल ने इन आतंकियों के खिलाफ उठाया है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इजराइल जो लगातार 1 महीने से कई आतंकी संगठनों से लड़ रहा है, उस पर गोला बारूद, हथियार खत्म ही नहीं हो रहे। और इतना ही नहीं, इजराइल अपने सच्चे मित्र देशों को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। दरअसल भारत और इजराइल की दोस्ती ही कुछ ऐसी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जान छिड़कने को न्योछावर रहते हैं। और अब इसी बीच जब खुद इजराइल को हथियारों की मदद पड़ रही है, तब इस जंग के बीच अपनी दोस्ती का वादा निभाते हुए पिछले 50 सालों से भारत का सच्चा मित्र भारत को अपने सबसे घातक हथियार देने जा रहा है। दरअसल पूरी दुनिया में भारत और इजराइल की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। इजराइल ने कभी भी मीडिया में आकर ये नहीं कहा कि उसने भारत की कहां कब मदद की है, लेकिन जब जब भारत कठिन समय में था, जब भारत कई देशों से एक साथ जंग लड़ रहा था, तब इजराइल ने गुपचुप तरीके से भारत को मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर सप्लाई किए।
चाहे बात सन 1971 की जंग की हो या फिर 1999 कारगिल की, इन दोनों ही जंग में भारत की सेना का साथ इजराइल के हथियारों ने बढ़ चढ़ कर दिया है। और इसलिए एक बार फिर पाकिस्तान और चीन के नाक को चने चबाने के लिए इजराइल ने भारत के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब भारत और इजराइल के कॉमन दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की लंका लगने वाली है। भारत और इजराइल की दोस्ती को और बढ़ाने और इस दोस्ती को एक और नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने अब हेरोन ड्रोन के बाद अब इजराइल ने अपने खतरनाक आत्मघाती और सर्विलांस ड्रोन हर्मिस 900 मेल ड्रोन के निर्माण के लिए भारत के साथ डील कर ली है। दरअसल इस हर्मिस 900 ड्रोन को इजराइल की एल्बिट कंपनी बना रही है, लेकिन अब इसका निर्माण भारत में अदानी ग्रुप कर रहा है। वास्तव में इस ड्रोन का काम निगरानी और जासूसी करना है। ये दुश्मन देश के ऊपरी इलाकों में उड़ दुश्मन देश की प्लानिंग और सीमाओं पर उसकी तैनाती के संदर्भ में सारी रिपोर्ट, सारी तस्वीर खींचकर अपने मेन हेडक्वार्टर भेजता है। लेकिन इस ड्रोन की सबसे अच्छी खास बात तो ये है कि जब दुश्मन हमला करने वाला होता है तब ये ड्रोन अपने आप सर्विलांस ड्रोन में बदलकर आत्मघाती ड्रोन में तब्दील हो जाता है और दुश्मन भारतीय सेना को सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और इसकी सबसे खास बात ये रहेगी कि ये ड्रोन निर्माण के बाद सबसे पहले भारतीय सेना यूज कर पाएगी। ये ड्रोन किसी भी मुकाबले में तुर्की के बख्तियार और अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन की टक्कर का है। ये एक बार में लगभग 36 घंटे बिना रुके ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकता है। ऐसे में दुश्मन देशों का रडार भी इसको पकड़ नहीं पाता। ये ड्रोन लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अभी ड्रोन दम पर भारत काफी कुछ कर सकता है। अब भारत के पास जो एक कमी थी कि एक ड्रोन की स्पेशल यूनिट होनी चाहिए, भारत के पास बहुत से वेरिएंट के ड्रोन होने चाहिए, वो अब बहुत मजबूत होती जा रही है। जहां भारत के पास DRDO का रुस्तम 1 और रुस्तम 2 ड्रोन तपस ड्रोन है, साथ ही इजराइल का हेरोन और हर्मिस ड्रोन और अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन भी है। कुल मिलाकर कहें तो भारत की खुद की एक स्पेशल आत्मघाती ड्रोन की सेना तैनात है। इसमें पहुंचे थे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ। दोनों ने सीक्रेट मीटिंग में क्या खतरनाक एक्शन प्लान बनाया है, इस मीटिंग के बाद के 24 घंटे क्यों बेहद महत्वपूर्ण है, 2 बजे के शो में हम आपको ब्यौरेवार बताएंगे। क्योंकि इस मीटिंग के बाद सामने आ रही ऑपरेशन अंडरग्राउंड की बड़ी खबर क्या है, ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, गाजा में ऑपरेशन अंडरग्राउंड की बड़ी तैयारी कर ली गई है, जिसकी पूरी रूपरेखा जो स्क्रिप्ट है वो इस बड़ी मीटिंग में रख ली गई है। बंधकों को हमास से छुड़ाने का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। अमेरिका इजराइल की खुफिया एजेंसियों का प्लान पूरी तरीके से तैयार है। तो कौन कौन इस सीक्रेट मीटिंग में थे आपको बता रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यानी PM जो कतर के, वो विलियम बर्न्स CIA चीफ, डेविड बानिया मोसाद चीफ। तो ये बड़ी मीटिंग और इस मीटिंग में ऑपरेशन अंडरग्राउंड को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। तो यानी कि 3 वो चेहरे हमने आपको दिखाए जिस तरीके से खुफिया एजेंसी के बीच मीटिंग हुई है। डेविड बानिया जो मोसाद के चीफ हैं, इसके अलावा विलियम बर्न्स जो CIA के चीफ हैं और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यानी कि जो कतर के PM है। ये कहा जा रहा है कि कतर में ये सीक्रेट मीटिंग हुई है और सबसे बड़ा जो प्लान है वो ये कि जो बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़ाया जाएगा। उनको कैसे छुड़ाया जाएगा, ये एक्शन प्लान इस मीटिंग के जरिए तैयार की गई है। ऑपरेशन अंडरग्राउंड की बड़ी तैयारी अब कर ली गई है। ये बड़ी खबर, बंधकों को हमास से छुड़ाने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और ऐसे में आप देखें किस तरीके से ये खुफिया एजेंसियों का प्लान तैयार हुआ है। कतर में ये सीक्रेट मीटिंग हुआ जिसमें ये एक्शन तैयार किया गया है और इसी पर मोहर भी लगाई गई है। आतंकी हमले के दौरान हमास ने प्लानिंग के साथ इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था ताकि वक्त पड़ने पर इन्हीं बंधकों की आड़ लेकर इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। पिछले 34 दिनों में कई बार हमास ने इस प्लान को आजमाना चाहा है, धमकियां भी दी हैं, लेकिन बात नहीं बनी। अब कतर में हुई मीटिंग के बाद ऑपरेशन अंडरग्राउंड की खबर उसकी नींद उड़ा रही है, क्योंकि वे जान चुका है कि अब किस तरीके से एक खुफिया प्लान तैयार जा रहा है। क्या सभी अरब देश करेंगे मोदी का विरोध? अमेरिका और ब्रिटेन ने बढ़ाई भारत की ताकत, साइड खड़ा देखता रहा कनाडा। पूर्व नौसैनिकों को लेने कतर जाएंगे योगी। दोस्तों, भारत को आंखें दिखाने वाले कतर की असली औकात कितनी है, ये तो सिर्फ इसी बात से पता लग जाती है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर हद से ज्यादा निर्भर करता है। शेखी का रौब दिखाने वाला अल थानी अपने देश की रक्षा खुद के दम पर नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो हमेशा तकनीक से लेकर डिजिटल सुरक्षा के लिए दूसरे देशों को ताकता है, जिसमें भी हमारा भारत कतर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत के खिलाफ अपनी दोस्तों, पाकिस्तान जब से एक अलग देश बना है तभी से उसने भारत के खिलाफ अपनी कई करतूतों को अंजाम दिया। पाकिस्तान चाहता है कि वो कैसे भी भारत को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन भारत की ताकत के सामने वो हर बार बेकार बम की तरह फुस हो जाता है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो तालिबान को मोहरा बनाकर उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और इसी के जरिए उसने आतंकियों को भर भर के पैसे दिए। लेकिन आज यही आतंकी पाकिस्तान के सर पर फन फैलाए अपना जहर छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तालिबान अब भारत की मुट्ठी में है। वो भारत के साथ रेल लाइन निर्माण के साथ ही चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर भी मंजूरी दे चुका है। भारत की ताकत को रूस की तरफ से बढ़ाने की कोशिश जारी है। रूस और भारत के बीच व्यापार को देखकर पाकिस्तान तो जल ही रहा था, लेकिन अब लगता है कि अरब और पश्चिमी देश भी इसे देखकर और इसके बड़े खुलासों को जानकर बुरी तरह भुनने लगेंगे। पिछले कई सालों से भारत मजबूरी में सऊदी और बाकी अरब देशों से महंगा तेल खरीदकर गुजारा करता था, लेकिन रूस से तेल खरीदने के बाद भारत को काफी फायदा हुआ। पिछले साल से अब तक भारत ने रूस से तेल खरीदकर करीबन $2.7 बिलियन की बचत की। जिस भारत ने रूस पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने तेल की खरीद को नहीं रोका और पश्चिमी देशों को कुचलकर रूस से भर भर के तेल की खरीद की, तो अब जो भारत की बड़ी बचत हुई है उसे देखकर पश्चिमी देश और सऊदी को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। भारत के फायदे की खबर इन देशों के जख्मों पर नमक और मिर्च छिड़कने जैसी थी। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर जैसे तैसे अपने तेल की जरूरत को पूरा किया, तो वहीं सऊदी तेल के दाम बढ़ाने के चक्कर में कहीं भी अपना तेल नहीं बेच पाया। हालांकि रूस से तेल खरीदकर हमारी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली और देश का काफी पैसा बच गया। रूस भारत की वो ढाल है जो कि कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। पुतिन हर मुश्किल घड़ी में मोदी का साथ देने की बात करते हैं और हो सकता है कि कतर को सुधारने या फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी मोदी के पक्ष में कोई बड़ा ऐलान कर दे। कतर के पास आज एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह है जिनके जरिए वो भारत की ताकत को समझ सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह दावा किया गया कि भारतीय हैकर्स फोर्स नाम के समूह ने कतर पर साइबर अटैक किया। यहां हम ये कह सकते हैं कि भारत के किसी हैकर ग्रुप ने कतर को यह दिखाया कि वो हमारे बिना अपने डाटा तक को सुरक्षित नहीं रख सकता। हालांकि इतना ही नहीं, इन हैकर्स पर सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप है। इस जानकारी के बाद ये तो साफ है कि कतर जिस डिजिटल या साइबर सहयोग को भारत से चाहता है वो वहां पर पहुंच तो रहा है, लेकिन भारत की मदद के लिए। हो सकता है कि ये हैकर्स कतर की उस सीक्रेट जानकारी को दुनिया के सामने लाना चाहते हो जो कि वहां की सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। हमारा भारत चाहे तो वो कतर की नींव को बुरी तरह हिला सकता है। भारत चाहे तो वो कतर की झूठी शान को पल भर में योगी के बुलडोजर से गिरा सकता है। कतर ने भारत के जिन पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, उनकी रिहाई के लिए यूपी में हल्ले तेज हो गए हैं। मुजफ्फर कब्जा हो चुका है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है दर्शक, और वो है फिलिस्तीन का पहलू। अगर गाजा की तस्वीरें हैं आपके पास तो चला दीजिए। वो विनाश अभूतपूर्व है। गाजा पट्टी में जो हो रहा है उसके दो पहलू आ रहे हैं निकल के। एक कि किस तरह से वहां फेक दिखाया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मैं उस विनाश की बात कर रहा हूं जो गाजा पट्टी में लगातार हो रहा है। इसके अलावा इजरायली सेना गाजा को दो हिस्सों में बांट चुकी है। इट्स सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग गाजा इनटू टू। अब इजरायली सेना का टारगेट हमास का हेडक्वार्टर है, यानी सेंटर कोर। उसको किया बर्बाद तो समाप्त। वैसे आईडीएफ ने हमास की 130 सुरंगों को तबाह कर दिया है, ये नंबर नोट कीजिएगा। जबकि 87 पोर्ट यानी 3-90 को निस्तो नाबूद कर चुकी। लेकिन हमास न सरेंडर कर रहा है और न बंधकों को छोड़ने पर राजी हो रहा है। क्यों पूछता है भारत? कभी सोचा है आपने? क्योंकि उसको सपोर्ट है, उसको हिजबुल्लाह से सपोर्ट है, उसको अंडरहैंड सपोर्ट ईरान से है, उसको पर्दे से पीछे सपोर्ट तुर्की से है, उसको पर्दे से पीछे सपोर्ट रूस से है और खुला सपोर्ट किम जोंग उन 2 से है। उधर अमेरिका की सेना सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जबकि हिजबुल्लाह, समझिए, हिजबुल्लाह उनकी मिसाइलें
कर रही हैं, अटैक कर रही हैं, एंटी शिप मिसाइल सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह होके भेज रहा है हिजबुल्लाह के। वहीं जॉर्डन इजराइल से संबंध तोड़ दो, फर्क क्या पड़ रहा है? और इजराइल को बार बार धमकी दे रहा है। ईरान भी गाजा पर हमले की नेतन्याहू को चेतावनी दे चुका है। दे दो चेतावनी, इजराइल ने तो साफ कर दिया। देखो, नेतन्याहू इज वेरी क्लियर। बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छेड़ा उनको गया है हमास के आतंकी द्वारा। वो कह रहे हैं हमारा फिलिस्तीनियों से जो झगड़ा चल रहा है वो चलता रहेगा, आतंकियों को नहीं छोड़ेगा। मतलब युद्ध रोकने की कोई बात ही नहीं कर रहा, उसके बजाय सब बढ़ाओ। जैसे कहते हैं ना, भूस में आग मत लगा भाई, घी में तेल मत डालो। ये घी में तेल डाल रहे हैं सब। ये धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? डर लगता है भाई। इसको समझने के लिए ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हम अपने हथियार पाकिस्तान से वापस ले लेंगे। चीन ने तो पाकिस्तान को कबाड़ ही दिए हैं। रूस के हथियार ही पाकिस्तान का सहारा थे। उधर रूस की ओर से पाकिस्तान से अपने हथियार वापस ही नहीं लिए जा रहे, बल्कि भारत को कई खतरनाक हथियार भी दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है, जो भारत के दुश्मनों को युद्ध में ऐसी मार मारेगा जिनसे उनको संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। वहीं जो दूसरी खबर है वो कतर से जुड़ी है। तो आइए सबसे पहले कतर से आई खबर के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद रशिया से आई खबर के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, 23 नवंबर और 18 दिसंबर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल 26 अक्टूबर की तारीख भारत के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसी दिन कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को इजराइल के लिए जासूसी करने के मामले में मौत की सजा सुना दी। लेकिन अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि भारत ने आखिरकार कतर के कानून को बदल ही दिया। दरअसल कतर के कानून के मुताबिक जब भी किसी शख्स को कोर्ट के द्वारा सजाए मौत का फरमान जारी किया जाता है तो उस सजा को 15 दिन के भीतर ही पूरा करना होता है। वहीं पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को भी कतर ने 15 दिन दिए थे, मगर उनको अपील करनी थी तो वो कर सकते थे। लेकिन कतर की निचली अदालत ने इन भारतीयों को बहुत ही कठिन सजा सुनाई। ऐसे मामले में बिल्कुल शून्य के बराबर चांस होता है कि ऊपरी अदालत में इस मामले को पलटा जाए, लेकिन भारत ने पहली बाधा को पार कर लिया है। दरअसल पूर्व सैनिक अधिकारियों को सजाए मौत की तारीख को अभी बढ़ा दिया गया है। अब तारीख भी आ चुकी है कि जब फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है, और यह तारीख है 23 नवंबर की। इस बीच भारतीय सरकार भी अब हर वो रास्ता आजमा रही है जिससे इन भारतीयों को बचाया जा सके। इसके लिए कूटनीतिक चाल चली जा रही है, बैकडोर स्टेप उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कतर पर व्यापारिक दबाव भी बनाया जा रहा है। वहीं खबर है कि पीएम मोदी खुद ही कतर के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं और अपने रिश्तों को सामने रखकर इन पूर्व सैनिकों को बचाने की बात रख सकते हैं। दरअसल हर साल 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रपति आरोपियों की सजा को माफ कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कतर हर साल 18 नवंबर को अपना नेशनल डे यानी कि राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जिसे शांति के प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई है। और इसी दिन कतर का कानून यह अधिकार देता है कि सजाए मौत के फैसले को बदल दिया जाए। वैसे तो कतर ने सजाए मौत का फैसला तो सुना दिया, लेकिन अभी तक इसके पीछे का सबूत नहीं दे पाया, जिसकी वजह से कतर को कूटनीति चाल का जबरदस्त सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर यह जान लेना भी जरूरी है कि आखिरकार ये पूर्व अधिकारी जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी किस तरीके के कार्यों को करती है, तो उसी से पता चलेगा कि उन्होंने कौन सी सीक्रेट जानकारी इजराइल को जासूसी करके पहुंचाई। दरअसल इस कंपनी के द्वारा बहरीन और पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग देना था और इसमें जूनियर लेवल को ट्रेंड किया जाता था, जिसके चलते भारतीय अधिकारियों का सबमरीनों पर आना जाना कम ही होता था। लेकिन उसके बावजूद भी कतर ने आरोप लगाए कि इन्होंने कतर की सबमरीन का डाटा इजराइल को पहुंचाया है। वहीं जिस सबमरीन को उनके नाम से जोड़ा जा रहा है उस सबमरीन पर तो आना जाना ही नहीं होता था। वहीं अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा का भविष्य साफ कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के बाद गाजा पर इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा। देखिए हमास के खात्मे पर यह ग्राउंड रिपोर्ट।
इजराइल पर हमला इतना भारी पड़ेगा, शायद इसकी उसे कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 7 अक्टूबर की वो सुबह जितनी भयावह इजराइल के लिए थी, उसके बाद से गुजर रहा एक एक दिन, एक एक रात हमास की गाजा की जमीन पर उल्टी गिनती का इतिहास लिख रही है। हमास पर हमले के बाद आईडीएफ फोर्सेस ने ग्राउंड ऑपरेशन बहुत तेज तरीके से शुरू कर दिया। पहले आईडीएफ की फोर्सेस 1 मील दाखिल हुई, फिर उसके बाद वो 3 मील अंदर गईं और लगातार गाजा के अलग अलग इलाकों में वो ऑपरेशन कर रहे हैं। और हमास जो धमकी देता था, गीदड़ भभकिया देता था, अब वो सफाई के कगार पर है। आईडीएफ गाजा सिटी में अपना दबदबा लगातार बढ़ा रही है। अब उत्तर पश्चिम गाजा की तरफ कूच कर गई है। भारी संख्या में देखिए, और देखिए अभी एक धमाका आपने सुना है, ये नॉर्थ गाजा की तरफ एम करके किया गया है। ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको दिखा रहा है। और इसी तरह के धमाके लगातार यहां सुने जा रहे हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स यहां से भी हो रही हैं और लगातार पिन पॉइंट हमले किए जा रहे हैं नॉर्थ गाजा में। ऑपरेशन क्योंकि अब एडवांस स्टेज में आ चुका है, गाजा सिटी में एंटर कर चुकी है आईडीएफ फोर्सेस। ऐसे में यहां से भी ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है, वहां एयर स्ट्राइक कर रही फोर्सेस को और ग्राउंड ऑपरेशन कर रही जो क्लोज कॉम्बैट चल रहा है, उनको यहां से इस तरह के ऑपरेशनल बेसिस से सपोर्ट दे रही है आईडीएफ। मतलब साफ है, गाजा की धरती पर हमास की मौजूदगी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि गाजा सिटी के दिल में ही हमास के हेडक्वार्टर हैं। यानी इजरायली फोर्स के बढ़ते कदम हमास के खात्मे के निशान छोड़ रहे हैं, जिसका सबूत है मार्क्स। इन्हें आईडीएफ ने मार्क किया है। देखिए इस नक्शे में मस्जिद, स्कूल, अस्पताल और किंडरगार्टन लोकेट किए गए हैं, जिनके आसपास ही हमास की साजिश के वो निशान हैं जो क्रूरता की हदें पार करते दिखाई देते हैं। अस्पताल के बगल में मौजूद मस्जिद में टेरर टनल है, हमास मिलिट्री पोस्ट है, ट्रेनिंग साइट है। इस एरिया में ही हमास कमांडरों के ऑफिस हैं। स्कूलों के बगल में हमास इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, जिन्हें रॉकेट और मोर्टार स्टोरेज फैसिलिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्कूलों को आतंकी अड्डों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सबूत ये टूटी फूटी दीवारें हैं। चारों तरफ मलबा फैला है, बिखरी हुई मेज और कुर्सियां। ये तस्वीरें उत्तरी गाजा के एक स्कूल की हैं, स्कूल के एक क्लासरूम की हैं। वो क्लासरूम जहां मासूम बच्चों को शिक्षित किया जाता है, लेकिन इसकी असलियत कुछ अलग है। अंदर की खबर में आज गाजा में हमास से जुड़े कई ऐसे खुलासे करेंगे जो अब तक ना आपके सामने आए होंगे। ये किस्से ना आपने सुने होंगे, ना देखे होंगे। इन तस्वीरों पर पहले नजर डालिए। ये है रॉकेट लॉन्चर, AK-47 से भरा बैग, बड़ी संख्या में हमास के झंडे। ये सब हथियार कहीं और नहीं, उसी क्लासरूम में मिले हैं, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि यह शिक्षा का क्लासरूम नहीं, बल्कि बारूदी विद्यालय है। अब इजरायली फोर्स हमास के इन आतंकी अड्डों को आइडेंटिफाई कर चुकी है, हमास के ब्रेन की सर्जरी करने को तैयार है। आतंक के बनाया जा चुका है, जी हाँ, और ये दावा खुद हमास ने किया है और अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उसने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो को देखकर आईडीएफ की सेना में खौफ की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि इस वीडियो में दिखाया गया था कि किस तरह हमास के लड़ाके इजराइल की ताकत माने जाने वाले मरकावा टैंकों को नष्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखकर आईडीएफ के पसीने छूट गए, क्योंकि उसे अब डर सताने लगा है कि अगर वो इस खतरे का सामना नहीं कर पाया तो वो ये जंग हार भी सकते हैं, क्योंकि हमास एक के बाद एक इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का सफाया कर रहा है। वीडियो में ये दिख रहा था कि हमास के लड़ाकों ने गाजा में खंडहर बन चुकी इमारतों में अपना ठिकाना बनाया हुआ है, और जैसे ही मरकावा टैंक वहां से गुजरता है और यासीन 105 को फायर कर देता है, और फायर करने के तुरंत बाद ही ये लड़ाके दूर जाकर दूर छोर पर पहुंच जाते हैं। इस वीडियो में इस तरह के कई और इंसिडेंट दिखाए गए थे। कुल मिलाकर ये वीडियो साफ साफ बता रहा है कि हमास के एंटी टैंक रॉकेट के आगे इजराइल का मरकावा टैंक भी फेल हो रहा है, और हमास कहीं न कहीं इजराइल पर भारी पड़ने लगा है गुरिल्ला वॉरफेयर में, या यूं कह लें अर्बन वॉरफेयर में। ये रॉकेट दरअसल रूस टैंडम 85 पर बेस्ड है। ये PG-7 यानी कि प्रोपेल्ड ग्रेनेड का एक फिलिस्तीनी वर्जन है, या कहें कि हमास का वर्जन है, क्योंकि इसे हमास ने खुद अपनी ही फैक्ट्रियों में तैयार किया है, जो कि असली रॉकेट से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस रॉकेट में 2 स्टेज वॉरहेड होते हैं, मतलब साफ है कि इसमें 2 जगह एक्सप्लोसिव लगे होते हैं, एक रॉकेट के ऊपरी छोर पर और एक मिडिल में। दूसरा एक्सप्लोसिव 105 मिलीमीटर के दायरे में होता है,
और इस रॉकेट में लगा पहला एक्सप्लोजिव टैंक में लगे एंटी एक्सप्लोजिव कवर को काम करता है। ये टैंक के सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाता है। उसके बाद काम करता है 105 मिलीमीटर वाला दूसरा वॉरहेड। एक ऐसा विस्फोट करता है जिससे टैंक पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद हो जाता है और अपनी इसी डबल एक्सप्लोजन की वजह से यह आसानी से किसी भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट कर सकता है। इसका वजन 7 किलोग्राम है, लंबाई 37 इंच। इसे आराम से 1 या 2 लोग मिलकर चला सकते हैं। ग्रेनेड 295 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की तरफ जाता है। इसकी रेंज 300 मीटर है। एक बार टैंक से टकराने के बाद टैंक के बचने के कोई चांस नहीं होते और टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उनके अंदर मौजूद सैनिकों के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। ये शहरी युद्ध के लिए बेस्ट हथियार माना जा रहा है। ये 21 सेंटीमीटर तक की स्टील को भी भेज सकता है और हमास का ये रॉकेट अब इजराइल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि हमास इस एंटी टैंक रॉकेट की वजह से उसके टैंकों को एक एक करके निशाना बनाता जा रहा है। इस वजह से इजराइल की सेना का काफी नुकसान हो रहा है। वहीं हमास के लड़ाके अपने गोरिल्ला युद्ध के अनुभव का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो गाजा की गलियों में और खंडर हो चुकी इमारतों में छिपकर वार कर रहे हैं और हमला करके तुरंत गाजा की जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिप जा रहे हैं। सुरंगों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना भी आसान होता है। ऐसे में ये एक जगह टारगेट को हिट करते हैं और सुरंग की मदद से फौरन ही दूसरे टैंक को टारगेट करने पहुंच जाते हैं और इजराइल की सेना समझ ही नहीं पा रही कि उन पर हमला हुआ तो हुआ कहां से और हमले के बाद हमलावर कहां गायब हो गया। हमास एक के बाद एक कई वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें वो इजराइल के टैंकों को निशाना बनाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता नजर आ रहा है। किसी वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह हमास के लड़ाके छिपते छिपाते जाते हैं और इजराइल के मरकावा टैंक पर विस्फोट करके फौरन वहां से निकल जा रहे हैं और फिर तुरंत ही आतंकियों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। अब हमास ने एक नई चाल चली और इस चाल को आगे बढ़ा रहा है एक इस्लामिक देश कतर। दरअसल कतर ये कोशिश लगातार कर रहा है कि गाजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए 1 या 2 दिनों का युद्ध विराम हो जाए और इसके लिए वो 15 बंधकों की रिहाई की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इजराइल अपने रुख पर लगातार कायम है। तो कतर का कितना प्रभाव है वो आपको हम बता रहे हैं। लगातार 2 हफ्ते पहले 2 बंधक रिहा हुए, 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा गया है और इसके अलावा बंधकों की रिहाई के लिए कतर की ये पहल है। कतर के कहने पर हमास ने बंधक छोड़े हैं और आपको ये भी बता दें पूरे इलाके में कतर का काफी असर भी है, जिसकी वजह से हमास ने 2 बंधकों को छोड़ा भी है और कतर का ये प्रभाव इस वक्त हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये प्रभाव कतर अपना छोड़ रहा है। हमास के लिए प्लान कतर क्या है वो इस वक्त आपके सामने है। दरअसल आपको आगे बढ़ते हुए समझाते हैं कि आखिरकार कतर का प्लान क्या है, किस तरीके से कतर आगे बढ़ रहा है। गाजा पट्टी में मानवीय मदद की जरूरत है हमास के लिए। कतर की जो बैटिंग है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। कतर ने कहा कूटनीतिक कोशिश लगातार जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि हमास की अगर बात करें कुछ बंधकों की रिहाई संभव है। हमास की तरफ से कहा गया इजराइल हमास पर हमले नहीं रुकेंगे, इजराइल ने भी स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो गाजा पर कब्जा न करे इजराइल। अमेरिका लगातार पहले दिन से ही ये कहता रहा है। तो हमास के लिए बैटिंग करने वाले कतर की कोशिशों पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। क्या कतर अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या हमास को कोई राहत इससे मिल पाएगी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमास की सुरंग वाली साजिश नाकाम हो चुकी है। गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी और तेज हो गई है। हमास किसी भी तरह इजरायली अटैक रुकवाने की कोशिश में है। 34 दिनों के महायुद्ध के बाद गाजा पट्टी का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। इसके साथ ही हमास के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। उसकी हर साजिश नाकाम होती दिख रही है। हमास के लिए बड़ी मुश्किल ये भी है कि किसी भी तरह से इजरायली हमले रुकें और उसे सांस लेने की फुर्सत मिले।
इजराइल युद्ध की असली तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं वो गाजा पट्टी है, जहां आप सोच रहे होंगे कि ये धुंध है। जी नहीं, ये धुंध नहीं बल्कि वो धुआं है जिससे गाजा पट्टी सुलगती नजर आ रही है, क्योंकि नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि अब एडवांस मोड में ये जंग आ चुकी है। और इसका मतलब, एडवांस स्टेज में होने का मतलब है कि सीधा सीधा खतरा अपने चरम पर है और आतंक के खिलाफ कभी भी आईडीएफ अब तक का सबसे भीषण अटैक कर सकती है। कहां हो सकता है ये हमला, किस तरह के हथियार इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, सबसे पहला टारगेट क्या है, पूरा विश्लेषण अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव क्या रहने वाला है वो जानकारी सबसे पहले आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर रख देते हैं। आज अंदर की खबर में सबसे पहली अहम खबर और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए होगी, युद्ध की एडवांस स्टेज जब नेतन्याहू कह रहे हैं तो उसके मायने क्या हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा कमांड सेंटर पर एयर स्ट्राइक्स कैसे तेज हो रही हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन हम देख रहे हैं, हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुए, ऐसे कमांड सेंटर्स को टारगेट किया जा रहा है। तीसरी अहम खबर अंदर की खबर में ये रहने वाली कि क्या रियाद अब बात के जरिए, रियाद के अंदर बात के जरिए रास्ता निकल सकता है, क्या सुलह का रास्ता रियाद से निकलेगा, ये भी आपको डिटेल रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। और चौथी अहम खबर आज अंदर की खबर में रहने वाली है बाहुबली टेडी बियर, जी हाँ, जिसका इस्तेमाल आईडीएफ बखूबी कर रही है और बहुत सालों से कर रही है। क्या है ये विध्वंसक हथियार, किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले, क्या अब हमास का आखिरी अंजाम तय है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे विश्व में चिंता का दौर चल रहा है। जिस तरह से बार बार सीज फायर की अपील की जा रही है, लेकिन उस अपील का कोई असर होता नहीं नजर आ रहा है। सबसे पहले कुछ गाजा सिटी के अल शिफा अस्पताल पर कैसे रॉकेट हमले हुए, वो तस्वीरें हमने आज देखी हैं। और अभी भी हम लगातार ये देख पा रहे हैं कि हमले हमारे ठीक पीछे गाजा सिटी में तेज होते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अल शिफा अस्पताल जैसा ही हश्र अब हमास का होने वाला है, क्योंकि कमांड सेंटर को तो ढेर कर दिया गया है, तो क्या अब हमास को भी ढेर किया जाएगा? आज आपको बताएंगे तफसील से। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें अपने आप में पूरे दिन का अपडेट आपको देने के लिए हम दिखा रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कह दिया कि एडवांस स्टेज में युद्ध पहुंच चुका है। बैटलफील्ड में आप देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, बैटलफील्ड में टैंक नजर आ रहे हैं, स्नाइपर्स नजर आ रहे हैं और भारी तबाही देखी जा रही है। तो अपने आप में ये बड़ी कहानी है जो बता रही है कि कैसे युद्ध का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। और नेतन्याहू ने क्या कहा है, सबसे पहले वो जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि नेतन्याहू का कहना है कि एडवांस स्टेज में युद्ध पहुंच चुका है और इसके मायने बड़े हैं और वैश्विक स्तर पर ये एक तरह का मैसेज है। सुन लीजिए पहले। הלוחמים שלנו שם בפנים, בתוך השטח, סומכים עליכם, עם ישראל סומך עליכם. אני רוצה להגיד להורים שלכם, שרואים אתכם עכשיו, או יראו אתכם בהמשך. तो आपने सुना, एडवांस स्टेज में युद्ध पहुंच चुका है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अल शिफा अस्पताल में एक बार फिर से बॉम्बिंग हुई है, एक बार फिर बॉम्बिंग हुई है। और हमास का कहना है कि आईडीएफ ने ये हमले किए हैं, लेकिन आईडीएफ इसे मिस फायर बता रही है। अल शिफा अस्पताल या इसी तरह के और अस्पतालों के नीचे कमांड सेंटर था, तो क्या ये जानबूझकर फायरिंग की गई है? टारगेट क्या था, कितना अचीव हुआ? रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। रिपोर्ट देखिए। खात्मे की उल्टी गिनती का सबूत है ये तस्वीरें। गाजा शहर के दिल में मौजूद इस अस्पताल पर बार बार हमले हो रहे हैं। इजराइल की सेना की नजर भी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर है। आईडीएफ का दावा